सीटेट की परीक्षा मैंने पास की थी पहले अटेम्प्ट में और बिना पेडागॉजी किसी सब्जेक्ट की पढ़े। तो कैसे मैंने किया था ये इस वीडियो में हम देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का दिसंबर 2019 में। मेरे पेपर 1 में 107 नंबर आए थे, पेपर 2 में 117 आए थे। तो बहुत ज़्यादा फैंसी तो मार्क्स है नहीं, पर हाँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था। बीएड के साथ ही साथ बीएड के सेमेस्टर 3 के मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, फिर भी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था बिना कुछ खास तैयारी किए। तो कैसे मैंने किया और कैसे आप ये कर सकते हो, ये इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको एग्ज़ाम को समझना होगा कि क्या है, एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं और क्या एम है उस एग्ज़ाम देने का। तो सीबीएसई कराता है सीटेट की परीक्षा और सीबीएसई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी सेंट्रल के स्कूल में पढ़ाओगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम का हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रल स्कूल में जितने भी हैं सब जगह एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है। आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है। तो इसी वजह से सीटेट के लिए या किसी भी सरकारी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही बेसिक बुक हो जाती है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप ये परीक्षा पास करने के लिए आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। तो अगर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना मतलब अगर आपको बुक पढ़ना इन जनरल पसंद है तो एनसीईआरटी की बुक उठाओ और बुक पढ़ डालो, ठीक है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये होगा, सबसे आपको मदद करने वाला पॉइंट ये होगा। क्योंकि मैंने जब परीक्षा दी थी तो मुझे एग्ज़ाम देके ये लगा था कि मेरा एग्ज़ाम जो पास हुआ है उसका सिर्फ एक कारण था कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग था। बहुत भी नहीं कह सकते मगर ठीक है, स्ट्रांग था। इसी वजह से मैंने पास कर लिया। मैंने कुछ खास बुक नहीं पढ़ी थी इसके लिए पास करने के लिए। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, पढ़ डालो। पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो या फिर आपको नहीं पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इस वजह से मैंने वीडियोस भी बनाए हैं एनसीईआरटी पर, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम से जो मुझे आउटपुट मिला, जो मुझे लगा कि क्या इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए हैं। और अगर आप बुक पढ़ोगे तो फिर 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखो, रिविज़न करना ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में रिविज़न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बुक पढ़ रहे हो तो 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। पर आप वीडियोस देख रहे हो तो क्या होगा कि आप विजुअल्स भी देख रहे हो और सुन भी रहे हो, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन होता है, ठीक है। और मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो बहुत ही क्यूरेटेड हैं। जितने चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षा में उस हिसाब से बनाए हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि आप पहले एनसीईआरटी की वीडियोस देख लें। और अगर आपके पास कम टाइम है, मिल रहा नहीं टाइम है, या फिर आप फोकस लूज़ कर देते हो पढ़ते पढ़ते, तो इस में भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। वीडियोस देखने में, वीडियोस देखोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में और उन्हें कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं? पहला है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है लैंग्वेज 1, जो मेरा था इंग्लिश। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज 2, जो मेरा हिंदी था। एंड फिर थर्ड उसके बाद जो नंबर पे सब्जेक्ट्स हैं वो डिफ़र करते हैं, पेपर 1, पेपर 2 या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस होता है, पेपर 2 में मैथ्स और साइंस होता है या फिर सोशल साइंस होता है। तो सीडीपी से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1 से 30 के आते हैं, लैंग्वेज 2 से 30 के आते हैं, मैथ से 30 के, ईवीएस से 30 के, और फिर पेपर 2 में भी सेम ऐसा ही है। और सोशल साइंस के लिए टोटल 60 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब इसमें से सीडीपी के लिए मैंने क्या किया था
सीडीपी के लिए मैंने संदीप कुमार की बुक पढ़ी थी, पियर्सन पब्लिकेशन की। ठीक है, तो मुझे वो बुक पढ़ के, ठीक है, ठीक ठाक बुक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई एग्ज़ाम में, कि हाँ मेरे सीडीपी में 30 में से 28 नंबर आ गए, ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में एप्लीकेशन पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाओगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी एग्ज़ाम में, एप्लीकेशन पूछेगा, वो सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसीलिए मैंने पेडागॉजी नहीं पढ़ी थी किसी खास सब्जेक्ट की। तो सीडीपी के लिए मैंने पढ़ी थी पियर्सन पब्लिकेशन। अब इसके बाद दूसरी बात आती है लैंग्वेज 1 की, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। तो दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक था, मैं पैसेज कर पाती थी, मेरा कॉम्प्रिहेंशन ठीक था और मेरी ग्रामर भी थोड़ी ठीक ठाक थी। तो मैंने इसके लिए भी कुछ खास कोई बुक नहीं की थी। लैंग्वेज 2 मेरा हिंदी था और मैं 10वीं तक हिंदी ही मीडियम से पढ़ी हूँ, तो हिंदी भी मेरा ठीक ठाक ही था, तो उसके लिए भी मैंने कुछ किया नहीं था। और फिर उसके बाद तीसरी बात आती है मैथ्स की। तो अगर आपका मैथ्स वीक है या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक में से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी इसमें। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया था मैथ्स के लिए, चूँकि मैं अपने बीएससी से ही, मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन शुरू किया था तब से ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मेरा मैथ्स भी ठीक ठाक था। जब मैंने पेपर देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर देखा था परीक्षा के पहले, तो मुझे लग रहा था कि ये सारे क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, तो इसी वजह से मैंने मैथ्स के लिए भी कुछ नहीं किया था। तो बचा क्या, ईवीएस और साइंस। तो मैंने सिर्फ जो इसके बाद पढ़ाई की थी वो थी ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक और साइंस की एनसीईआरटी की बुक। तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। तो देखो, पेडागॉजी मेरे डंप करने का या पेडागॉजी मेरे छोड़ने का कारण ये था कि पहली बात तो ये कि उससे एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे, कोई बुक की चीज़ आने वाली नहीं है, तो वो सारी चीज़ें खुद से करना ज़्यादा बेहतर होता है। कोई बुक आपको पेडागॉजी सिखा नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैंने पेडागॉजी डंप किया। और सेकंड थिंग ये कि मैं इतने दिन से पढ़ा रही थी, तो मुझे अंदाज़ा मिल गया था कि कोई भी चीज़ कैसे पढ़ाई जाती है। कैसे ये अंदाज़ा मिला कि अगर आप कोई भी बुक देखोगे, टेक्स्ट बुक ना, तो उसमें एग्जाम्पल दिया रहेगा कि कैसे समझाया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे लगा कि पेडागॉजी भी पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ एस्टिमेट बनाया कि अगर मेरे सीडीपी में 30 में से 20 नंबर भी आ जाते हैं और बाकी सारे कंटेंट में मेरे 15 में से 10 या 12 नंबर भी आ जाते हैं, तो मेरे टोटल मार्क्स बन जाते हैं 64। 90 में से मेरे 64 मार्क्स आ जाएंगे ऑन एन एवरेज। और फिर बचा पेडागॉजी, सारे सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी बची। तो पेडागॉजी मुझे फिर 60 में से सिर्फ 26 नंबर लाने होंगे, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरी स्ट्रैटेजीज थी और मैंने खास फोकस किया था कि मैं जो मेरे हाथ में हो सकता है उसे मैं अपने हाथ में कर लूँ, और बाकी जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो मैं खुद थोड़ा सा ध्यान दिमाग से कर लूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ मेरी थी और मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी और कुछ खास मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। और इसी तरीके से शायद आप भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, शायद क्या कर ही लोगे अगर आप मेहनत करोगे तो। और वीडियोस मैंने सारे सब्जेक्ट्स पर बनाए हैं और बन भी रहे हैं वीडियोस, तो आप वो सारे वीडियोस जाकर देख सकते हो। काफ़ी हेल्प होगी आपकी, क्योंकि आप जब पढ़ने जाओगे तो फॉरवर्ड, प्रियम्बल और वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है ना, बहुत लोग मिस कर देते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने सीटेट क्वेश्चंस उठाता है फॉरवर्ड से, जो प्राकथन होता है और जो प्रियम्बल हो गया या फिर प्रीफेस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने अपने वीडियोस में वो सारी चीज़ें कवर की हैं। तो इसी वजह से अगर आपको
आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाइक कर दोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं और आप सभी की हेल्प हो जाए एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव हैप्पी एंड सेफ दिवाली।